Chapters 213 Pitfall, 214 Boom, 215 Fang Yuan Sheds Tears, 216 Green Copper Relic Goo. Chapter Start. Chapter 213 जाल। इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं थे जो शराब बनाना जानते थे। शराब का सबसे पहला जिक्र रेंजू की कहानियों से मिलता है। रेंजू की डू इल उसके सबसे बड़े बेटे वर्डेंट ग्रेट सन और बेटी डेसोलेट एंशिएंट मून में बदल गई थी। वर्डेंट ग्रेट सन हमेशा डेसोलेट एंशिएंट मून के साथ रहता था और इस करीबी की वजह से उसके दिल में अपनी ही बहन के लिए फीलिंग्स पैदा हो गई। लेकिन डेसोलेट एंशिएंट मून ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। वर्डेंट ग्रेट सन इस वजह से परेशान था और वो जानता था कि उस कुछ मदद की जरूरत है, इसलिए उसने विजडम गू से पूछा। पहले तो विजडम गू ने यूज इग्नोर किया और जितना हो सका उससे दूर रहा। लेकिन वर्डेंट ग्रेट सन लगा रहा और विजडम गू इस परेशानी को और बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने उसे एक तरीका बताया। पूरब में हनी पीच मंकीज का एक ग्रुप रहता है। उनके हाथों की बनी शराब पियो और फिर मुझसे मिलने आना। इसलिए वर्डेंट ग्रेट सन पूरब की तरफ गया और उसने वो शराब पी। हनी पीच मंकीज जो शराब बनाते थे वो फलों की शराब थी। और जब से वर्डेंट ग्रेट सन ने शराब पी और वापस लौटा, उसके चेहरे पर एक गुलाबी रंगत छा गई थी। उसने स्वाद याद करते हुए अपने होठ चटकाए। तो शराब ऐसी मीठी होती है। विजडम गू मुस्कुराया और बोला, पश्चिम में साइकिक मंकीज का एक ग्रुप रहता है। जाकर उनके हाथों की बनी शराब चखो। साइकिक मंकीज जो शराब बनाते थे वो कड़वी शराब थी। वर्डेंट ग्रेट सन पश्चिम गया और शराब पी। उस दिन से उसकी जीभ का रंग पीला भूरा हो गया था। उसने कड़वे चेहरे के साथ स्वाद याद किया, तो शराब कड़वी भी हो सकती है। विजडम गू ने उससे फिर कहा, शराब मीठी भी है और कड़वी भी, प्यार भी बिल्कुल वैसा ही है और इंसान की जिंदगी तो उससे भी बढ़कर। उत्तर में वज्र मंकीज का एक ग्रुप रहता है। वो भी शराब बनाते हैं, जाकर चखो। वज्र मंकीज तेज शराब बनाते थे। वर्डेंट ग्रेट सन को ये शराब बहुत पसंद आई और उसने इतनी पी कि वो नशे में धुत हो गया। यूज लगा कि ये शराब बिल्कुल उसके टेस्ट की है और नशे में धुत होने के बाद वो और भी पीना चाहता था। पहले उसने प्याले से पी, फिर उसने सीधे शराब के मर्तबान से पीने की कोशिश की। आखिर में उसने उल्टी करना शुरू कर दिया। शराब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे उसे एक ना बर्दाश्त दर्द महसूस होने लगा। यूज लगा जैसे उसके जिस्म के अंदर आग लगी हुई है, जैसे उनके अंदर से लावा बह रहा हो। बहुत गर्म है, वो चिल्लाया। सारी आग उलटकर उसके सर की तरफ बही और उसके बाल जलने लगे। उस दिन से उसके बाल आग की तरह लगातार जलते रहे। जब वर्डेंट ग्रेट सन की आंख खुली, उसने देखा कि विजडम गू यूज देख रहा है। तेज शराब के बारे में क्या सोचा? विजडम गू ने पूछा। वर्डेंट ग्रेट सन ने एक गहरी सांस ली। मैं अब समझ गया, शराब कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर तुम बहुत ज्यादा पियोगे तो उल्टी कर दोगे। हर चीज को हद में ही लेना चाहिए। विजडम गू जोर से हंसा। उत्तर में स्काईवॉटर मंकीज का एक ग्रुप रहता है। उनकी शराब भी काफी अच्छी है, जाकर चखो। स्काईवॉटर मंकीज की शराब साफ शराब थी और तेज शराब के बिल्कुल उलट थी। वर्डेंट ग्रेट सन ने शराब को हल्का सा चखा और जैसे ही उसने ऐसा किया, वो अपनी सारी चिंताएं भूल गया और उस लगा जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसकी एड़ी में एक धुंधला सा और नशीला लुक था। विजडम गू ने उससे फिर उसके अनुभव के बारे में पूछा। उसने हल्के से अपने हाथ हिलाए। शराब की खुशी जानने के बाद मैं इसे उन लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा जो होश में हैं। विजडम गू हल्का सा हंसा और चुपचाप चला गया। इसलिए इंसान शराब बनाने वाली पहली प्रजाति नहीं थी, बल्कि बंदर थे जो इंसानों से आगे थे। साधारण बंदरों के ग्रुप सब शराब बनाना जानते थे। हर बंदर ग्रुप की शराब अलग होती थी, जिसके हर तरह के स्वाद होते थे। लेकिन इंसानों ने बंदरों द्वारा बनाई गई शराब को मिलाकर मंकी वाइन कहना शुरू कर दिया। फैंग युआन ने इस गुफा को आराम करने के लिए इसलिए चुना था क्योंकि उसने अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू के संकेत महसूस किए थे और इस गुफा में रुककर उस बॉटलनेक को तोड़ने पर कंसंट्रेट करना चाहता था। एक और कारण था मंकी वाइन। गू वॉर्म्स का रैंक जितना ऊंचा होता, वो उतना हाई ज्यादा खाना खाते थी और साथ ही उनके खाने का वक्त भी बढ़ जाता था। फैंग युआन ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन तुसीता फ्लावर की स्टोरेज कैपेसिटी की एक लिमिट थी। इस पूरे सफर में खपत के बाद कुछ जगह खाली हो गई थी, जो थोड़ी मंकी वाइन स्टोर करने के लिए काफी से ज्यादा थी। शराब के और भी इस्तेमाल घावों को साफ करना और शरीर को गर्म रखना। 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म की रिवर्स रिफाइनमेंट के लिए भी शराब एक सहायक इंग्रेडिएंट के रूप में जरूरी थी। भले हाई रिवर्स रिफाइनमेंट की शर्तें पूरी ना हुई हों, 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म के लिए शराब को बैकअप फूड के तौर पर रखना भी काफी अच्छा था। लेकिन मंकी वाइन हासिल करना आसान नहीं था।
यह ग्रास स्कर्ट बंदरों का ग्रुप 100 जानवरों का ग्रुप था, लेकिन उनका स्केल 1000 जानवरों के ग्रुप के करीब था और उनके पास 320 मंकी किंग्स थे। बंदर एकजुट रहते थे और अपने दुश्मनों का सामना ग्रुप्स में करते थे। बाई निंग बिंग भले हाई रैंक 3 पीक स्टेज गू मास्टर थी, लेकिन वो अकेली थी और जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना सिर्फ बर्बादी को दावत देना होता। और भले हाई फैंग युआन रैंक 1 मिडिल स्टेज तक पहुंच गया था, इस सिचुएशन में उसके एडवांसमेंट से मिलने वाली मदद ना के बराबर थी। लेकिन फैंग युआन ने मंकी वाइन हासिल करने की ठान ली थी और बाई निंग बिंग इस बात से चिंतित थी। तो हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, मेरे पीछे आओ। फैंग युआन उठा और उसने बाई निंग बिंग के कंधे पर थपथपाया। उसने ध्यान से जमीन पर कदम रखा, नीचे दबे हुए 4 थंडर पटेटो से बचते हुए, और गुफा से बाहर चला गया। गुफा के बाहर हरे भरे पेड़ थी, चमकती धूप थी और हवा में पंछियों के गीत और फूलों की खुशबू थी। कुछ ही पलों में दोनों बंदरों के ग्रुप के इलाके के करीब पहुंच गए। फैंग युआन ने ध्यान से सब कुछ देखा और आखिरकार एक दलन वाली जगह चुनी। उसने ऊंची जगह से इलाके का जायजा लिया और फिर संतुष्टि में अपना सर हिलाया। उसने जमीन पर इधर उधर कदम रखे और कहा, चलो यहां खोदते हैं। एक अगरबत्ती के जलने जितना वक्त गुजरने के बाद सूरज की तरफ मुंह किए हुए इस दलन वाले हिस्से को दोनों ने खोद डाला, जिसकी गहराई 30 फीट और डायमीटर 50 फीट था। 4 थंडर पटेटो मदर गू। फैंग युआन इस गड्ढे के तले में बैठा और एक सोच के साथ उसने गू को बुलाया। ये गू एक आलू जैसा दिखता था, जिसका सरफेस उबड़ खाबड़ था और उस पे छोटे छोटे छेद थे। इसके अपीयरेंस के बावजूद ये एक असली रैंक 3 गू था। मेरा प्राइमेवल एसेंस काफी नहीं होगा, मैं इसे तुम्हें उधार देता हूं। फैंग युआन ने 4 थंडर पटेटो मदर गू को बाई निंग बिंग को दे दिया। बाई निंग बिंग ने गू को पकड़ा और अपना प्राइमेवल एसेंस यूएस में डाला। जल्द ही आलू मदर गू के सरफेस के छोटे छेदों से हरे अंकुर फूटने लगे। अंकुर तेजी से बढ़े, फूल खिले और फल लगे। कुछ ही सांसों के वक्त में उंगली जितना मोटा गहरा हरा फल पूरी तरह से पक गया। अंकुर मुरझा गया और फल के साथ बाई निंग बिंग के हाथों में गिर गया। फैंग युआन ने इन गहरे हरे फलों को लिया और ध्यान से उन्हें छानता, खराब, सूखे या खाली खोल को हटा दिया। चुनने के बाद फलों का 1/3 से भी कम हिस्सा बचा था। ये फल 4 थंडर पटेटो गूद, एक रैंक 2 गू। एक बार जब उन्हें जमीन में दबा दिया जाता तो वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की मदद से बढ़ते, और जैसे ही कोई भी जीवित चीज उनके पास कदम रखती, वाइब्रेशन से 4 थंडर पटेटो गू खुद ही फट जाते। फैंग युआन ने एक फल को पकड़ा और उस तुरंत रिफाइन कर लिया। जैसे ही उसने उस अपनी उंगलियों के बीच में दबाया, उसने अपना ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस उसकी तरफ डाला। 4 थंडर पटेटो गू से हल्की हरी रोशनी निकलने लगी और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अपने मन के एक इशारे से 4 थंडर पटेटो गू तेजी से जमीन के अंदर घुस गया। फैंग युआन ने जानबूझकर उस जमीन में गहरा दबाया और तभी रुका जब पटेटो गू जमीन के अंदर एक हाथ की लंबाई तक घुस गया। उसके अपचर में प्राइमेवल सी तेजी से कम हो गया क्योंकि आसपास की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति 4 थंडर पटेटो गू की तरफ इकट्ठा हो गई। फैंग युआन की समझ में ये छोटा सा ग्रास गू तुरंत एक मुट्ठी के साइज के आलू तक बढ़ गया। ये एक पक चुका 4 थंडर पटेटो गू था जो हल्की सी वाइब्रेशन से भी फट सकता था। बाई निंग बिंग इस सीन को देखकर हैरान थी। लगता है यूएस डिमोनिक पाथ की फीमेल गू मास्टर ने 4 थंडर पटेटो गू को जमीन के सरफेस के पास ही दबाया था, जिससे वो आसानी से खुद ही फट जाए। जिस तरह से तुमने इसे दबाया है, अगर मैं इसके ऊपर कदम भी रखूं तो ये फटना नहीं चाहिए, है ना? नेचुरली, फैंग युआन ने जवाब दिया और अपना काम जारी रखा। बाई निंग बिंग का मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ। फैंग युआन ने उसके सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया और अपने घमंडी स्वभाव के साथ उसने और सवाल नहीं पूछे, बल्कि अपनी निगाहें टिकाए रखी और खुद ही इस पर सोचने लगी। फैंग युआन के साथ इतने लंबे वक्त तक रहने के बाद वो जानती थी कि फैंग युआन कभी बेकार के काम नहीं करता। फैंग युआन इस गड्ढे की लेयर को दबाने के बाद ही उठा। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और फिर बाई निंग बिंग को बुलाकर गड्ढा मिलकर भरने को कहा। लेकिन गड्ढे को थोड़ा ही भरने के बाद जब गड्ढे का ताला 15 फीट तक उठ गया, फैंग युआन ने रुकने का आदेश दिया। फिर उसने एक और 4 थंडर पटेटो गू दबाना जारी रखा। बाई निंग बिंग ये देखकर तुरंत फैंग युआन का प्लान समझ गई। तो ये बात थी, 4 थंडर पटेटो गू सिर्फ एक रैंक 2 गू है और सिर्फ एक के फटने से उसकी पावर लिमिटेड होती है। इन्हें इस तरह दबाने से जब ये फटेंगे तो 1000 बीस्ट किंग्स भी आसानी से बच नहीं पाएंगे। लेकिन तुम 3 मंकी किंग्स को यहां कैसे लाओगे? 4 थंडर पटेटो गू एक ऑफेंसिव गू था, लेकिन इसे हिलाया नहीं जा सकता था, जिसने इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू को बहुत कम कर दिया था। ये कितना मुश्किल हो सकता है?
सही वक्त पर हम बस 2 से 3 छोटे ग्रास स्कर्ट बंदरों को पकड़ लेंगे और यहां उनका भेजा खाएंगे। इस वक्त उनकी दर्दनाक चीखें गुस्से में भरे बंदरों के ग्रुप को जरूर आकर्षित करेंगी। पहले सिर्फ साधारण बंदर ग्रुप आएंगे जिन्हें तुम रोक सकती हो और उनसे लड़ सकती हो। फिर इन 3 मंकी किंग्स की बारी आनी चाहिए। फैंग युआन ने ग्रास गू को दबाते हुए जवाब दिया। बाई निंग बिंग अपना सर न हिलाए बिना नहीं रह सकी। जंगली जानवर आखिर जंगली जानवर ही होते हैं, उनकी बुद्धि लिमिटेड होती है। फैंग युआन का प्लान भले ही बहुत रफ था, लेकिन यह बिल्कुल प्रैक्टिकल था। बस हमें इन 3 मंकी किंग्स को मारने की जरूरत है, फिर मंकी वाइन हासिल करना चुटकी बजाने जैसा आसान होगा। ऑफ कोर्स, अगर हम अन मंकी किंग्स के ऊपर लगे गू वॉर्म्स को भी ले सके तो और भी अच्छा होगा, बाई निंग बिंग ने सोचा। इसके बाद उन्होंने पूरी दोपहर इस गड्ढे में बिताई। बाई निंग बिंग लगातार 4 थंडर पोटैटो गू बनाती रही, जिसके बाद फैंग युआन खुद उन्हें जमीन में दबाता और फिर दोनों इस मिट्टी की लेयर को भरते। एक मिट्टी की लेयर के बाद दूसरी मिट्टी की लेयर, जब तक कि गड्ढा सतह तक ना भर गया। दोनों पसीने से तरबतर थे। खुशकिस्मती से फैंग युआन के पास 2 सुवारों की ताकत थी और बाई निंग बिंग ने भी एक मगरमच्छ की ताकत पूरी तरह से कल्टिवेट कर ली थी। लेकिन अगले दिन फैंग युआन रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था और एक और गड्ढा खोदना जारी रखा। बाई निंग बिंग इससे उलझन में थी। फैंग युआन ने जवाब दिया, सिर्फ एक गड्ढा गारंटी के लिए काफी नहीं है, हमेशा बैकअप प्लान्स होने चाहिए। थोड़ा और तैयार रहना हमेशा अच्छी बात है। इस तरह अगले 3 दिनों में बाई निंग बिंग को आखिरकार फैंग युआन की सनकी लेवल की कॉशियसनेस का एहसास हुआ। उन्होंने 5 से कम गड्ढे नहीं खोदे दी और बड़ी संख्या में 4 थंडर पोटैटो गू दबाए थे। नेचुरली पहले गड्ढे का स्केल सबसे बड़ा था। इन सब तैयारियों के कारण ग्रास स्कर्ट बंदरों का प्लान बेहद आसानी से चल गया। बंदरों के ग्रुप सिर्फ 2 जालों से हार गए। 3 मंकी किंग्स में से 2 मर गए और एक घायल हो गया। घायल मंकी किंग बचे हुए बंदरों के ग्रुप्स के साथ भाग गया। मारे हुए मंकी किंग्स के चीथड़े उठ गए थे, उनके ऊपर लगे गू वॉर्म्स बच नहीं पाए। फैंग युआन ने इतनी मंकी वाइन स्टोर की कि तुसीता फ्लावर में और जगह नहीं बची। शराब की मात्र 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म को रिवर्स रिफाइन करने के लिए काफी थी। कम से कम 2 साल तक लिकर वर्म को खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर उन्हें कोई काफिला मिलता तो यह मंकी वाइन अच्छी कीमत पर बेची भी जा सकती थी। आगे बढ़ने से पहले हमें बैटलफील्ड साफ करना होगा और 2 फटे हुए गड्ढों को भरना होगा। इतनी सावधानी की क्या जरूरत है? बाई निंग बिंग को अब जब भी अंजालों के बारे में सोचती तो दर्द होता था। फैंग युआन ने उसकी तरफ देखा और फिर एक सेंटेंस बोला जिससे बाई निंग बिंग ने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। तुम भूल गए कि हमने यूएस डेमोनिक पाथ की फीमेल गू मास्टर का पीछा कैसे किया था? ये अन्य निशानों पर निर्भर करके हुआ था जो इस डेमोनिक पाथ फीमेल गू मास्टर ने अपने रास्ते में छोड़े थे। वो जाल जो तुमने खोड़े हैं, कहीं उन्हीं में खुद को दफन मत कर लेना। चैप्टर 214 बूम। बाई गू माउंटेन में आखिरकार यहां पहुंच ही गया। फैंग युआन ने एक दलन से सफेद पहाड़ को घूरते हुए एक गहरी सांस ली। बाई निंग बिंग उसके पास थी, चुपचाप खड़ी हुई। दोनों फटेहाल कपड़ों में थे और उनके चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वो 5 स्टील रेज बॉस के परिवार से बचकर भागे थे। स्टील रेज बॉस एक अजीब तरह का जानवर ग्रुप था, जिनकी संख्या कम होती थी और वो 10 से कम सदस्यों के परिवारों में घूमते थे। लेकिन कोई भी मच्योर स्टील रेज बॉर कम से कम 100 बीस्ट किंग होता था। 5 के परिवार में जो फैंग युआन और बाई निंग बिंग का पीछा कर रहा था, दादा बोर 1000 बीस्ट किंग था, जबकि पापा बोर और मम्मी बोर 100 बीस्ट किंग्स द, और यहां तक कि उनके बेटे और बेटी के पास भी रैंक 1 गू वॉर्म्स थे। मंकी वाइन चुराए हुए 5 दिन हो चुके थे। एक लंबे और कठिन सफर के बाद बाई गू माउंटेन आखिरकार पहुंच में था। सदर्न बॉर्डर पहाड़ों से भरा हुआ था। साधारण पहाड़ियों को पहाड़ नहीं कहा जाता था, सिर्फ जब वो कम से कम 10,000 फीट ऊंचे होते तभी उन्हें पहाड़ कहलाने के लायक समझा जाता था। बाई निंग बिंग दलन पर खड़ी दूर के पहाड़ को घूर रही थी। ये पहली बार था जब उसने बाईगू माउंटेन देखा था। किंग माओ माउंटेन के AASPAAS बहुत सी पहाड़ियां थी, लेकिन ये बाईगू माउंटेन एक अकेले जनरल की तरह था, जमीन से ऊंचा उठा हुआ, जबकि आसपास का इलाका सपाट था और उसके चारों ओर का नजारा मौत जैसा सफेद था। ये सफेदी बर्फ जैसी सफेदी नहीं थी, बल्कि हड्डियों जैसी सफेदी थी। बाईगू माउंटेन, जैसा कि नाम से ही साफ है, पहाड़ पर हर पत्थर हड्डियों से बना था। लोग इसे बोन रॉक्स कहते थे। बाईगू माउंटेन बिल्कुल बेजान इलाका नहीं था, यहाँ बहुत सी खास वनस्पति और बड़ी संख्या में बोन बीस्ट्स रहते थे।
साथ ही यहाँ बहुत से बोन टाइप के जंगली गू वॉर्म्स भी थे। बाई निंग बिंग देखती रही और उसकी तेवरियां चढ़ गई। कोई भी ऊंचा पहाड़ और लंबी नदी प्राइमिवल एसेंस का कंडेंसेशन ग्राउंड होते थे। बाईगू माउंटेन सुनसान था, एक पूरी तरह से जंगली पहाड़। यहाँ बहुत से जंगली जानवर, गू वॉर्म्स और घातक पौधे थे। ये इतनी खतरनाक जगह है, फिर भी फैंग युआन पहाड़ में घुसने पर इतना जोर दे रहा है। उसके इरादे क्या हैं? या फिर ऐसी कौन सी चीज थी जो उस इतनी गहराई से आकर्षित कर रही थी? फैंग युआन इस वक्त अपनी यादों को पलट रहा था। बाईगू माउंटेन अभी भी एक जंगली पहाड़ था जहां कोई इंसान नहीं रहता था। लेकिन यह सिचुएशन 10 साल बाद पूरी तरह बदल जाएगी। एक बड़े साइज का गांव अपना बेस यहां शिफ्ट करेगा और डेवलप होगा। इस क्लैन का नाम बाई था, बाई गांव। भविष्य में बाईगू माउंटेन को अपना सेंटर बनाकर वो आसपास के हजारों मील के इलाके के मालिक बन जाएंगे। जो चीज फैंग युआन को सबसे साफ याद है वो बाई गांव की पावर का बढ़ना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में एक अकेले इंसान की ताकत एक पूरे ग्रुप से ज्यादा हो सकती है, बल्कि वो बाई गांव के एक जुड़वा जोड़ी के बारे में सोच रहा था। बाई शेंग और बाई हुआ। इस भाई बहन की जोड़ी ने 18 साल की उम्र में बाईगू माउंटेन के पिछले इलाके में एक टेस्ट के दौरान गलती से एक गुफा खोज ली थी। इस गुफा में उन्होंने एक विरासत को एक्टिवेट कर दिया। ये एक रैंक 4 राइचस गू मास्टर की पूरी विरासत थी। इस गू मास्टर का नाम अनजान था, सिर्फ उसका टाइटल पीछे छूट गया था, फ्लैश बोन लॉर्ड। बाई शेंग और बाई हुआ को इससे बहुत फायदा हुआ और विरासत पाने के बाद वो राइचस पाथ के जुड़वा सितारे बन गए। 100 साल बाद वो दोनों रैंक 5 तक पहुंचे और बाई गांव की बागडोर संभाल ली। डू रैंक 5 गू मास्टर्स की ताकत ने क्लैन की शक्ति को शिखर पर पहुंचा दिया। एक पूरी विरासत में गू वॉर्म्स अटैक, हीलिंग, डिफेंस, मूवमेंट, स्टोरेज और इन्वेस्टिगेशन के सभी 6 पहलुओं को कवर करते हैं। इस विरासत को पाने के बाद मैं अपने दम पर खड़ा हो पाऊंगा और मेरे पास आगे बढ़ने या पीछे हटने की काबिलियत होगी। पहले जब फैंग युआन और बाई निंग बिंग किंग माओ माउंटेन से भागे उनके गू वॉर्म्स उनकी कम कल्टिवेशन के कारण वेल राउंडेड नहीं थे। वो एक नाव की तरह जो धारा के खिलाफ चल रही हो, चट्टान पर चढ़ रहे हों। बस थोड़ी सी बदकिस्मती से वो खतरे में पड़ जाते। एक कड़ी मुश्किल के बाद उन्हें मौका मिला और उन्होंने एक भारी घायल डेमोनिक फीमेल गू मास्टर को मार डाला। उसके गू, जिसमें राइस बैग गू और जंपिंग ग्रास गू शामिल को लेकर वो बस काम चला पाए। लेकिन उनमें अभी भी कमजोरियां थी, ना सिर्फ हीलिंग गू की कमी के कारण बल्कि उनकी कम कल्टिवेशन के कारण भी। भले हाई फैंग युआन रैंक 1 मिडिल स्टेज तक बढ़ गया तो क्या? ग्रीन कॉपर प्राइमिवल एसेंस अभी भी ग्रीन कॉपर प्राइमिवल एसेंस हाई था। जिस चीज पर वो अभी निर्भर था वो उसका ग्रेट टैलेंट और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की रिकवरी स्पीड थी, जिससे वो अपनी खपत को बनाए रख पा रहा था। लेकिन एस अल में देखा जाए तो उसकी बैटल स्ट्रेंथ ना के बराबर थी। अगर बाई निंग बिंग ना होती तो वो समंदर तट पर हुई लड़ाई में मगरमच्छों के हाथों मर गया होता। वो यहां तक बाई निंग बिंग की वजह से हाई पहुंच पाया था। लेकिन दूसरों पर निर्भर रहना कभी भी खुद पर निर्भर रहने के बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं बाईगू माउंटेन की विरासत हासिल कर सका तो कई प्रॉब्लम्स आसानी से सुलझ जाएंगी। फैंग युआन ने मन सोचा। पहला था जड़े बोन्स गू। इस गू के साथ उसके शरीर की हड्डियां मरणशील हड्डियों की कमजोरी को छोड़ देंगी और ज्यादा मजबूत और कठोर हो जाएंगी। उसका वर्तमान शरीर सिर्फ 2 सुवारों की ताकत झेल सकता है, लेकिन जब वो जेड बोन्स गू का इस्तेमाल कर लेगा तो वो इसके ऊपर एक मगरमच्छ की ताकत भी जोड़ पाएगा। उसके बाद एक हीलिंग गू। फैंग युआन को याद था कि इस विरासत में एक बहुत मशहूर रैंक 3 हीलिंग गू है, फ्लैश वाइट बोन्स। उसके पिछले जीवन में ये बाई हुआ को मिला था, जिसके कारण वो एक मशहूर हीलिंग गू मास्टर बन गई। आखिर में वो जिसे फैंग युआन ने सबसे जरूरी माना, बोन फ्लैश यूनिटी गू। यह गू बोन फ्लैश लॉर्ड की अपनी खोज थी, दुनिया में एकलौता। इस गू के अनोखे इस्तेमाल ने पिछले जीवन में सदर्न बॉर्डर्स की कई बड़ी ताकतों को हिलाकर रख दिया था। अगर गू वॉर्म्स को उनके इस्तेमाल के अनुसार बांटा जाए तो उन्हें 7 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है: अटैक, डिफेंस, हीलिंग, इन्वेस्टिगेशन, स्टोरेज, मूवमेंट और कल्टीवेशन। लिकर वर्म, 4 फ्लेवर लिकर वर्म, मैन बीस्ट बैरियल गू, रेलिक गू या हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस, ये सभी कल्टीवेशन कैटेगरी के A_T_R_G_T आते थे। और ये बोन फ्लैश यूनिटी गू कल्टीवेशन कैटेगरी के A_N_T_A_G_A_T_1_D_B_H_U_T गू था। यिन यांग रोटेशन गू की तरह ये गू की एक जोड़ी थी
जो डूगू मास्टर्स पर इस्तेमाल होती थी। यह डूगू मास्टर्स को डुअल कल्टीवेशन करने और अपनी कल्टीवेशन को साथ में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता था, जिससे कम मेहनत में बेहतर परिणाम मिलते। अगर मुझे बोन फ्लैश यूनिटी गू मिल गया तो बाइनिंग बिंग की मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन तेजी से आगे बढ़ा सकता हूं। जब मैं रैंक 3 स्टेज तक पहुंच जाऊंगा तो मेरी कल्टीवेशन कमाल की होगी। खासकर शुरुआती स्टेजेस में इसका असर लिकरवर्म से भी बेहतर होगा। मुझे इसे हासिल करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फैंग युआन ने अपनी ऊल के कोने से बाइनिंग बिंग की तरफ देखा। बाइनिंग बिंग को कुछ भी एहसास नहीं हुआ, वो अभी भी बाइगू माउंटेन को घूर रही थी। फैंग युआन अपने मन में ठंडी हंसी हंसा। जब वो आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी कुछ साए अचानक उनकी तरफ उड़ते हुए आए। राइचस गू मास्टर्स। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग दोनों हाई चौंक गए। कुल 4 गू मास्टर्स उनके पास आ रहे थे। जब वो 100 कदम दौड़े, वो जमीन पर उतरे और फैंग युआन और बाइनिंग बिंग की तरफ बढ़े। लीडर एक बूढ़ा गू मास्टर था, जिससे रैंक 3 की ऑरा निकल रही थी, जबकि बाकी 3 सभी रैंक 2 के थे। उनकी यूनिफॉर्म एक जैसी थी और उनकी हरकतें तालमेल में थी, जो एक एलीट ग्रुप के लक्षण दिखा रही थी। हम इस सुनसान पहाड़ी सिलसिले में राइचस गू मास्टर्स से कैसे टकरा गए? गू मास्टर्स और जंगली जानवर बिल्कुल अलग होते हैं। भले हाई मेन रैंक 3 पीक स्टेज पर हूं, चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड के धार कुंड हो चुके हैं और फैंग युआन एक बोझ है, शायद मैं उनका मुकाबला न कर पाऊं। हम मुश्किल में पड़ गए हैं। 4 गू मास्टर्स, फैंग युआन और बाइनिंग बिंग की कड़वी आहों के बीच और करीब आते गए। शाम। सूरज की आखिरी कुछ किरणें खून जैसी थी और कौवे कांव कांव करते हुए अपने घोंसलों की तरफ उड़ रहे थे। टाईआउटियन ठंडे एक्सप्रेशन के साथ ग्रुप के बीच में चल रहा था। जब वो किंग माउ माउंटेन से निकले तो उनके ग्रुप में 8 लोग हर एक अपने क्लैन का एक्सपर्ट था। लेकिन अब उसके ग्रुप के सिर्फ 3 लोग बचे थे। कुर्बानियों के बारे में सोचकर टाईआउटियन का दिल खून के आंसू रो रहा था। नुकसान बहुत ज्यादा था। ये उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। नुकसान इसलिए नहीं था कि उनकी कल्टीवेशन काफी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उनकी किस्मत बहुत खराब थी। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग के निशान मिलने के बाद वो हुवांगलोंग नदी के किनारे चलने लगे। लेकिन हुवांगलोंग नदी बहुत तेजी से बहती थी, जिससे पीछे बहुत कम निशान बचे थे। भले ही उन्होंने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया और उनके पास इन्वेस्टिगेटिव एक्सपर्ट्स थे, वो फिर भी रास्ते से भटक गए। मजबूरन उन्हें धारा के खिलाफ चलना पड़ा। बहुत वक्त लगाने के बाद उन्हें फैंग युआन और बाइनिंग बिंग का राफ्ट मिला। लेकिन मुश्किलें जल्द ही आ गई। उनका सामना बड़ी संख्या में 6 पैरों वाले मगरमच्छों से हुआ और उन पर हमला हो गया। सच कहूं तो वो काफी बदकिस्मत थे। ये समंदर तट 6 पैरों वाले मगरमच्छों का प्रजनन स्थल था और उसके बर्बाद होने के बाद इस इलाके पर राज करने वाले 6 पैरों वाले मगरमच्छ साफ हो गए थे। जानवरों के ग्रुप भी अलग अलग ताकतों में बनते हुए थे। असली मालिक के मरने के बाद ये जगह सबके लिए खुली हो गई और आसपास के कई 6 पैरों वाले मगरमच्छों के ग्रुप इसके लिए आपस में लड़ने लगे। जब वो इस इलाके पर कब्जा करने ही वाले टाई क्लैन का ग्रुप किनारे पर आ पहुंचा। कौन सी चीज हमारे इलाके में घुसने की हिम्मत कर रही है? ये जमीन हम 6 पैरों वाले मगरमच्छों की है। हमसे इलाका छीन रहे हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जंगली जानवरों का टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट मजाक नहीं था। इसलिए एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई और 2000 बीस्ट ग्रुप्स और 300 बीस्ट ग्रुप्स के एकजुट हमलों के तहत टाई क्लैन ग्रुप ने 2 सदस्य खो दिए और उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। फैंग युआन के निशान मिटाने के तरीके बहुत अनुभवी थे, इसलिए उनकी जांच में ज्यादा प्रगति नहीं हुई। गू वॉर्म्स की मदद से उन्हें आखिरकार पता चल गया कि फैंग युआन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन तब एक रंगीन बुरा सपना उतर आया। शैन युआन डिवाइन फेजेंट आसमान से उतरा, उन्हें घूरते हुए और उन्हें अपना खाना समझते हुए। अभी भी पूरा भागने का प्रोसेस टाईआउटियन के दिल में गहराई से दफन था। शैन युआन डिवाइन फेजेंट की छवि उसका बुरा सपना बन गई थी, जो उस हर रात नींद से जागा देती थी। शैन युआन डिवाइन फेजेंट ने उसके 3 साथियों की जानें ले ली थी। उनमें उनका सबसे प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर और यहां तक कि एक रैंक 3 डिफेंसिव गू मास्टर भी शामिल था। वाकई में पागल कर देने वाला नुकसान था। अभी इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज गू मास्टर एक आधा अधूरा था। इतने बड़े नुकसान के बावजूद टाईआउटियन ने हार मानने के बारे में नहीं सोचा। वो टाई क्लैन का चौथा यंग मास्टर था, अ ग्रेट एप्टीट्यूड के साथ, और बचपन से ही क्लैन की उम्मीदें और सपने उसके कंधों पर थे। उसने जोर शोर से कल्टीवेशन की, टाई क्लैंसमैन की लोहे जैसी इच्छा शक्ति को विरासत में पाया। टाई जू लेंग और उसकी बेटी को तकवीत देना उसका गांव से बाहर का पहला मिशन था।
लेकिन वो सिर्फ टाई रुओनन को बचा पाया और डिवाइन इन्वेस्टिगेटर की कुर्बानी हो गई। ये उसके असली इरादे से बहुत बड़ा विपरीत था। लेकिन अगर वो उस डिमोनिक बास्टर्ड को पकड़ लेता जिसने ब्लड सी इनहेरिटेंस हासिल की थी और टाई जू लेंग का बदला ले लेता, तो ये एक बड़ी सफलता होती। ऐसा पुण्य भविष्य में क्लैन लीडर पैट के लिए लड़ते वक्त उसकी संपत्ति बन जाता, जिससे यूज क्लैंसमैन से और ज्यादा समर्थन मिलता। यूजन डिमोनिक बास्टर्ड्स की ताकत की कोई चिंता नहीं थी। उनका पीछा करने के दौरान उन्हें निशानों से पता चला था कि उन दोनों की लड़ाई की ताकत सीमित थी, या शायद उन्हें कुछ चोटें आई थी, जिसके पास सिर्फ एक रैंक 3 गो मास्टर की कलेक्टिव स्ट्रेंथ थी। भले ही मैंने कई साथी खो दिए, मैं एक रैंक 3 गो मास्टर हूं, और टाई डाओकू भी। 2 और रैंक 2 गो मास्टर्स की मदद से हमारी ताकत उन दोनों पर हावी है। एक बार जब हम उन डिमोनिक बास्टर्ड्स को पकड़ लेंगे, तो मैनपावर का नुकसान मेरी लोहे जैसी इच्छा शक्ति और कभी हार ना मानने वाले गुणों का सबूत बन जाएगा। टाई आउटियन की एड दृढ़ निश्चय से चमक उठी। फोर्थ यंग मास्टर, हमें आगे कुछ निशान मिले हैं, लगता है हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो गलत नहीं है। इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर ने रिपोर्ट किया। ओह, जल्दी मुझे वहां ले चलो। एक कप चाय पीने जितने वक्त के बाद 2 गड्ढे खोदे गए, जिससे बड़ी संख्या में ग्रास स्कर्ट बंदरों की लाशें सामने आई। इन ग्रास स्कर्ट बंदरों को मारे हुए 1 हफ्ते से भी कम हुआ है, लगता है हम उन दोनों के करीब पहुंच रहे हैं, टाई डाओकू ने खुशी से कहा। टाई आउटियन ने गहरी सांस ली, उसका मूड अचानक से अच्छा हो गया। आखिरकार हम अंजाम के करीब हैं। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, उत्साह से आगे बढ़ते हुए। उसने सुंदर आसमान को देखा, रात की रोशनी उसके जवान चेहरे पर चमक रही थी, उसकी इल्म में तेजी से रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसका सारा सब्र और मेहनत बेकार नहीं गया, यूज आखिरकार परिणाम मिलने वाले थे। हालांकि सूरज डूब रहा है, लेकिन मुझे इसमें उम्मीद और भविष्य दिख रहा है। उसने अपने दिल में आह भरी, अचानक से इस दलन पर चढ़ने का मन हुआ और इस खूबसूरत पाल का आनंद लेने का। उसके पास के कुछ गू मास्टर्स उस प्रशंसा से देख रहे थे। फोर्थ यंग मास्टर आखिर फोर्थ यंग मास्टर हैं। इस सफर में हमने हार मानने का सोच लिया था, लेकिन फोर्थ यंग मास्टर अकेले हाइडेट रहे और अब वो अपनी मेहनत का फल पाने वाले हैं। फोर्थ यंग मास्टर में मुझे क्लैन की उम्मीदें और एक उज्जवल भविष्य दिख रहा है। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस जीवन में सिर्फ फोर्थ यंग मास्टर के पीछे चलूंगा। वो हैरान होकर टाई आउटियन को दलन पर चढ़ते हुए देखते रहे। वो लगभग वो सीन देख सकते थे जहां एक दिन टाई आउटियन क्लैन लीडर के पैड पर आसीन होगा। लेकिन अगले हाई पैल एक जोरदार धमाका हुआ। बूम। चैप्टर 215। फैंग युआन ने आंसू बहाए। बाइमो जिंग अब 7 साल का हो चुका था। इस उम्र में यूस रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन बाई क्लैन पिछले कुछ सालों से मुश्किल हालत में था, और एक जरूरी क्लैन एल्डर और क्लैन लीडर के चाचा होने के नाते वो जो हमेशा मेहनत करता रहा और अपना बेस्ट देता रहा क्लैन को छोड़ नहीं सकता था। ए फ्लैट अपने क्लैन की किस्मत के इस नाजुक मोड़ पर उसने पहाड़ छोड़ने का आदेश लिया, लेकिन सफर के दौरान उसने गलती से डूगू मास्टर्स की ऑरा महसूस की। क्या वो डेमोनिक गू मास्टर्स थे? ये सफर बाई क्लैन के लिए बहुत जरूरी था और कोई गलती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने तुरंत अपने ग्रुप को लेकर ऑरा के सोर्स की तरफ बढ़ गया। 2 नौजवान, वो फैंग युआन और बाइनिंग बिंग को देखकर चौंक गया। उसकी नजर पहले बाइनिंग बिंग पर रुकी। बाइनिंग बिंग बर्फीली दिख रही थी और उसकी नीली इल्म से ठंडी रोशनी निकल रही थी जब वो बेखौफ होकर बाइमो जिंग को घूर रही थी, अपनी रैंक 3 की ऑरा दिखाते हुए। इतनी कम उम्र में और ऑलरेडी एक रैंक 3, एक जीनियस। सिर्फ बाइमो जिंग हाई नहीं, उसके ग्रुप के बाकी 3 लोगों के मन में भी बाइनिंग बिंग को देखने के बाद ऐसे ही विचार आए। एक ही झटके में 4 जोड़ी ईल बाइनिंग बिंग पर टिक गई। बाइनिंग बिंग एक लड़की में बदल चुकी थी। उसके सुंदर फीचर्स से एक ठंडी ऑरा निकल रही थी, जिससे वो एक बर्फ की परी जैसी लग रही थी। उसकी मोती जैसी चमक जो उसके फटेहाल कपड़ों से भी नहीं छुप सकती थी, उसके दृढ़ व्यक्तित्व को दिखा रही थी, जिससे दूसरे लोग उससे प्यार भी करते और उस पर तरस भी खाते। उसकी तुलना में फैंग युआन की मौजूदगी काफी फीकी थी। उसका लुक साधारण था, कल्टिवेशन सिर्फ रैंक 1 की थी। कई नजरें यूएस पर से गुजर कर वापस बाइनिंग बिंग पर चली गई। फैंग युआन को यह पसंद आया, अस पर जितना कम ध्यान जाता उतना ही अच्छा था। बाइमो जिंग लेकिन अलग था, उसकी नजर जल्दी से फैंग युआन की तरफ मट गई। बाइनिंग बिंग फैंग युआन की हिफाजत कर रही थी और उसकी पोजीशन दिखा रही थी कि वो बिना लड़ा हार नहीं मानेगी। और फैंग युआन का लुक शांत था, भले ही वो उसके पीछे छिपा हुआ था।
इस यंग जीनियस लड़की द्वारा इतनी करीबी से हिफाजत किया जा रहा है। ये नौजवान लड़का उन दोनों का लीडर लगता है। आखिर यह है कौन? बाइमो जिंग आखिरकार बहुत अनुभवी था। उसकी पार खपे बड़ी ही की मात्रा नजर बहुत सटीक थी। उसने सोचा था कि वो डू डेमोनिक गू मास्टर्स हैं, लेकिन अब उसका दिल डगमगा गया। बाई निंग बिंग और फैंग युआन के अपीयरेंस को देखकर, साथ ही उनके राइचस गू मास्टर्स के कपड़ों को, वो परेशानी में फंसे यंग मास्टर्स ज्यादा लग रहे थे। अगर वो डेमोनिक गू मास्टर्स हैं, तो बस उन्हें मार दूं। लेकिन अगर वो दूसरे क्लान्स के यंग मास्टर्स हैं, तो हमें सावधान रहना होगा। अगर हमने उनके पीछे की ताकतों को अपने बाई क्लैन से बदला लेने पर मजबूर कर दिया, तो मैं बाइमो जिंग क्लैन का पापी बन जाऊंगा। लेकिन शुक्र है कि हमारी साइड उनसे ज्यादा मजबूत है, इसलिए सिचुएशन कंट्रोल में है। बाइमो जिंग अभी सोच ही रहा था कि फैंग युआन अचानक एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी मुठ्ठियां जोड़ी। मेन गुयू फैंग जेंग हूं, किंग माओ माउंटेन के गुयू क्लैन का यंग मास्टर, सीनियर को मेरा प्रणाम। किंग माओ माउंटेन? गुयू क्लैन का यंग मास्टर? लोग हैरान थे। बाइनिंग बिंग भी चौंक गई, लेकिन उसने अपना सर झुका लिया ताकि उसकी नजर से उन्हें कुछ पता न चल जाए। वो जानती थी कि फैंग युआन फिर से एक कहानी गढ़ने लगा है। दुश्मन उनसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उन्हें अपनी परेशानी से निकलने के लिए अकाल का सहारा लेना था। वो सिचुएशन को साफ साफ समझ गई। पिछले कुछ दिनों में उनके बीच जो तालमेल बना था, उसने यूज फैंग युआन की साइड में एक छोटा कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। वो गुस्से से उन्हें घूरती रही, एक करीबी बॉडीगार्ड की तरह जो मरने से नहीं डरता। छोकरे, तुम झूठ बोल रहे हो। किंग माओ माउंटेन तो कब का बर्बाद हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? बाइमो जिंग ने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाया। फैंग युआन कड़वाहट से मुस्कुराया, अपने हाथ हिलाते हुए, क्योंकि किंग माओ माउंटेन बर्बाद हो गया है, इसलिए मैं यहां आ पहुंचा। क्या मैं इतनी गुस्ताखी कर सकता हूं कि सीनियर का नाम पूछ सकूं? बाइमो जिंग हिचकिचाया, लेकिन उसके पास खड़ा एक नौजवान जल्दी से बोला, तो फिर ध्यान से सुनो, हम बाई क्लैन के एलीट्स हैं और ये हमारे बाई क्लैन के नंबर 1 एल्डर हैं, और मेरे चाचा भी, लॉर्ड बाइमो जिंग। बाइमो जिंग का सच में मन किया कि वो इस भतीजे का गला घोंट दे। बाई क्लैन का इस बार का ये गुप्त ऑपरेशन बड़े पैमाने पर था, लेकिन उनके असली इरादे उन्हें पता नहीं द जो हायर अप्स नहीं थे। इसलिए ये लोग पूरी तरह अंधेरे में थे। ऊपर से वो शिकार पर निकले ताकि यंग मास्टर्स की हिम्मत को परखा जा सके। लेकिन उनका असली मकसद बाइगू माउंटेन में स्पिरिट स्प्रिंग ढूंढना था और अपना जंगली जानवरों का सफाया अभियान शुरू करना था। लेकिन वो इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बाइमो जिंग ने फैंग युआन और बाइनिंग बिंग को देखते हुए शांत होते हुए सोचा। जैसा सोचा था, ये बाई क्लैन हाई था। फैंग युआन ने अपने दिल में ठंडी हंसी हंसी। उसने इन 4 गू मास्टर्स के अपीयरेंस से हाई सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया था। बाई क्लैन का स्पिरिट स्प्रिंग सूख रहा था। उन्हें एक नया ढूंढना था और अपने क्लैन को रिलोकेट करना था। एक क्लैन को रिलोकेट करने का काम बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं, और गुप्तता भी उनमें से एक थी। वरना एक बार दुश्मन ताकतों को पता चल गया, तो वो उनके प्लान्स में बाधा डाल सकते थे और पूरे बाई क्लैन को खत्म होने के खतरे में डाल सकते थे। जिस चीज की फैंग युआन ने उम्मीद नहीं की थी, वो ये थी कि बाई क्लैन लीडर इतनी दूर की सोच रहा था। 10 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, इन क्लैन्समैन को कभी कभी बाइगू माउंटेन भेजकर अपनी जासूसी करवाने के लिए। बाई क्लैन की आखिरी समृद्धि में किस्मत से परे भी कारण थे। बाई क्लैन के गू मास्टर्स का आना फैंग युआन के लिए एक सरप्राइज था और इसका उसके आगे के एक्शंस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से, लेकिन, फैंग युआन मुस्कुराया और अपनी मुठियां जोड़ी। ओ तो आप बाई क्लैन से हैं, राइचस फैक्शन का एक साथी क्लैन, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। फिर वो बाई निंग बिंग की तरफ मुड़ा और बोला, निंग बिंग, शांत हो जाओ, हम सुरक्षित हैं। बाई क्लैन में डिमोनिक गू मास्टर्स नहीं हैं। बाई निंग बिंग को अपने पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े महसूस हुए जब उसने फैंग युआन को इतने नर्म लहजे में बोलते सुना। उसने अपनी नफरत को काबू में रखा और अपनी लड़ाई की नियत वापस ले ली। एक और कदम पीछे हट गई जबकि अभी भी चुप रही। इस हरकत से चारों विरोधी गू मास्टर्स ने राहत की सांस ली। आखिरकार, वो एक रैंक 3 गू मास्टर थी, तो उसका नाम निंग बिंग है। बाइमो जिंग के भतीजे ने नाम को अपने दिल में दोहराया। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा हैरान सा था। बाइमो जिंग ने अपनी एरी छोटी की और जांच की। लगता है जूनियर गुयू रास्ते में कुछ डिमोनिक गू मास्टर से माइल हैं। हाँ, जब भी उसके बारे में सोचता हूं, मेरा दिल अभी भी कांप उठता है। फैंग युआन ने अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी उंगली में डर था, लेकिन शुक्र है, क्लैन लीडर और कुछ क्लैन एल्डर्स वक्त पर आ गए
और यूएस रैंक 3 गू मास्टर को मार डाला। क्लैन लीडर और एल्डर्स। बाइमो जिंग का दिल उछाल पड़ा जब उसने जल्दी से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे क्लैन लीडर और एल्डर्स AASPAAS हाई हैं? फैंग युआन ने अपना सर हिलाया, आह भरते हुए, हम मेन टीम से बिछड़ गए। बाइमो जिंग का दिल शांत हुआ। लेकिन फैंग युआन के अगले सेंटेंस ने उस फिर से अलर्ट कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम फिर से मिल जाएंगे, क्योंकि इस बार हमारी मंजिल बाइगू माउंटेन है। बाइमो जिंग घबरा गया, बाइगू माउंटेन? तुम सब बाइगू माउंटेन क्यों ना रहे हो? ये फैंग युआन हिचकिचाया और कुछ नहीं बोला। बाइमो जिंग ने नाक सिकोड़ी जबकि उसके दिल में एक बुरा एहसास उभरा। फ्लैट जब किंग माओ माउंटेन बर्बाद हो चुका था तो गुयू क्लैन के बचे हुए लोग क्या करेंगे? जाहिर है एक नई जगह ढूंढेंगे और अपना घर फिर से बनाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने भी बाइगू माउंटेन हाई चुना है? लानत है। एक पाल में बाइमो जिंग के दिल में मारने की नियत उभार आई। अगर उसका अंदाजा सही था तो किंग माओ माउंटेन की टीम उसके बाई क्लैन के दुश्मन थे। लेकिन उसने जल्द ही अपनी मारने की नियत पर काबू पा लिया। वो बूढ़ा हो चुका था और अब उतना जोशीला नहीं रहा था जितना वो अपनी जवानी में था। जब एक एल्डर मामले संभालता था तो स्थिरता उनकी मुख्य प्राथमिकता होती थी। उसने शांत होकर सोचा, भले हाई वो इन दोनों को तुरंत मार दे, शायद इससे सिचुएशन ना संभले। इन दोनों को मारने से किंग माओ माउंटेन के बाकी लोगों को आने से नहीं रोका जा सकता, बल्कि इससे सिचुएशन और खराब हो जाएगी, मिलने से पहले ही दुश्मन बन जाएंगे। इन दुश्मनों की यहां कोई नींव नहीं थी, लेकिन वो शक्तिशाली थे। क्या तुमने नहीं सुना गुयू यंग मास्टर ने क्या कहा? मेन टीम ये क्लैन लीडर और कई एल्डर्स थे। सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि ये लोग अगर सिचुएशन डेस्परेट हो गई तो मरने मारने से नहीं हिचकिचाएंगे। इसके अलावा भले ही वो अभी हमला करे, वो लड़की जिसका नाम निंग बिंग है, एक असली रैंक 3 गू मास्टर थी। उसकी साइड में भी नुकसान होगा, भले ही वो ज्यादा ताकतवर थे। आखिर में इतना जरूरी मामला उसके द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए। क्लैन लीडर ज्यादा दूर नहीं थी, क्यों ना उनसे निर्देश मांग लिए जाएं? बाइमो जिंग ने पहले फैंग युआन और बाइनिंग बिंग के साथ सिचुएशन को स्थिर करने का फैसला किया। जब उसने ये सोचा, वो मुस्कुराने लगा और उत्साह से बोला, ये तो सच में एक इत्तेफाक है जूनियर, हमारे बाई क्लैन की मेन टीम पास ही में है। हम एक सालाना शिकार का आयोजन कर रहे हैं, आधे मालिक होने के नाते हम आपको मेहमान बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृपया हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका दें। ये फैंग युआन ने जानबूझकर हिचकिचाहट दिखाई। आओ, हमारे बाई क्लैन की भुनी हुई बकरे की टांग टॉप टियर है। बाइमो जिंग के भतीजे ने भी मनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी नजर बाइनिंग बिंग पर टिकी हुई थी। फैंग युआन ने अपने पेट को छुआ, एक उलझन भरा एक्सप्रेशन दिखाते हुए, थोड़ी हिचकिचाहट लेकिन लालच भी। बाइमो जिंग की एक चमक उठी और वो जोर से हंसा, जूनियर अब और मत हिचकिचाओ, और अगर किया तो तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे। तभी फैंग युआन ने झुककर कहा, तो फिर मैं आपके क्लैन पर बोझ बांधूंगा। एक बड़े से टेंट के अंदर एक दावत रखी गई थी। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग एक दूसरे के बगल में बैठे थे। कुछ क्लैन एल्डर्स एक दूसरे के सामने बैठे थे और मुख्य कुर्सी पर बाई क्लैन लीडर थी। टेंट की छत खुली हुई थी, जिससे वो नीला आसमान देख सकते थे। और बीच में एक बकरा भुना जा रहा था, उसकी खुशबू पूरे टेंट में फैल रही थी। आइए, बकरे की टांग सबसे नरम होती है। दूर से आए मेहमानों, कृपया चखिए, बाई क्लैन लीडर ने उत्साह से कहा। वो एक मध्य उम्र की महिला थी और उसके इशारे पर बकरा भून रहे नौकर ने बकरे की टांग काटी और यूज फैंग युआन को पेश किया। जल्द ही उन्होंने दूसरी टांग काटी और उसे एक चांदी की प्लेट में बाइनिंग बिंग के सामने रख दिया। बकरे की टांग अभी भी गरम गरम सिजल कर रही थी। फैंग युआन ने एक निवाला लिया, उस कुरकुरी खुशबूदार खाल और नरम रसीला मांस का स्वाद मिला। अगर इसे थोड़े शहद या जीरे के पाउडर से मैरिनेट किया गया होता तो ये और भी स्वादिष्ट होता। वाकई एक लजीज चीज, ग्रास स्कर्ट बंदर के भेजे से कम नहीं। यहां तक कि बाइनिंग बिंग भी तारीफों से भरी हुई थी। हमारे मेहमान की खुशी ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हा हा हा, बाइमो जिंग हंसा। फैंग युआन खाता गया और खाता गया, जब अचानक उसके आंसू बहने लगे। सब हैरान रह गए। बाई क्लैन लीडर ने पूछा, जूनियर फैंग झेंग, तुम रो क्यों रहे हो? स्वाद तो सच में दिव्या है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचकर जहां मी और निंग बिंग बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पाए, एक के बाद एक खतरे से गुजरते हुए, और अपने क्लैंसमैन के बारे में सोचकर जो जंगल में बिना खाने के तड़प रहे हैं, मेरा दिल भर आता है। कृपया मुझे माफ कर दें बाई क्लैन लीडर। फैंग युआन उठा और अपनी मुट्ठी जोड़ी। कुछ क्लैन एल्डर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और आह भरी।
बाई क्लैन लीडर ने पूछा। मेरा क्लैन गू यू क्लैन की इस आपदा के प्रति गहरी सहानुभूति रखता है। जूनियर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किंग माओ माउंटेन पर आखिर हुआ क्या था? चैप्टर 216 ग्रीन कॉपर रेलिक गू। एक समय का हरा भरा किंग माओ माउंटेन अब बर्फ और स्नो की दुनिया में बदल चुका था। ऐसे बदलाव ने आसपास की ताकतों का ध्यान और जांच पहले ही अपनी तरफ खींच लिया था। इन कुछ महीनों में किंग माओ माउंटेन के बर्बाद होने की खबर धीरे धीरे दूर तक फैल चुकी थी। मेरी हिम्मत नहीं होती याद करने की, जब भी यूएस बारे में सोचता हूं, दिल में अजीब सा दर्द उठता है। फैंग युआन बैठ गया, उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। नौकर, शराब लाव। फैंग युआन को बोलने का मन ना करते देख बाई क्लैन की लीडर ने बात आगे नहीं बढ़ाई, बल्कि अपने नौकरों को 2 मटके शराब लाने का आदेश दिया। बाई निंगबिंग ने कोई परवाह नहीं की, वो कभी शराब नहीं पीती थी, सिर्फ पानी। फैंग युआन ने तुरंत सील खोली, एक ही घूंट में ढेर सारी शराब पी गया और उसके आंसू एक बार फिर बहने लगे। बाई क्लैन की लीडर हैरान रह गई। जूनियर, तुम फिर से क्यों रो रहे हो? आपके क्लैन की शराब नशा चढ़ा रही है, लेकिन इससे मुझे हमारी ग्रीन बैम्बू वाइन की याद आ रही है और अनदिनी की जब मेन किंग माओ माउंटेन पर शराब पीता था। फैंग युआन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। क्लैन एल्डर्स की आहें और भी गहरी हो गईं, और कईयों ने फैंग युआन को सांत्वना देना शुरू कर दिया। फैंग युआन के अनुभव से उन्हें एक तरह का संबंध महसूस हुआ। आखिरकार बाई क्लैन का स्पिरिट स्प्रिंग सूखना शुरू हो गया था, और अगर वो नया स्पिरिट स्प्रिंग नहीं ढूंढ पाए तो गू यू क्लैन की ये बुरी हालत उनके बाई क्लैन का भविष्य होगी। बाई क्लैन की लीडर ने उसे एक बार फिर सांत्वना दी। तभी फैंग युआन ने रोना बैन किया। किसका दिल नहीं दुखेगा जब उसका घर बर्बाद हो जाए? मैं जूनियर की फीलिंग्स समझ सकती हूं, लेकिन जब तक लोग जिंदा हैं, उम्मीद है। जूनियर, दुख मत मनाओ। मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में तुम अपने क्लैंसमैन से मिल जाओगे। बाइमो जिंग ने जांच पड़ताल करते हुए कहा। फैंग युआन ने ऐसे एक्ट किया जैसे उस कुछ पता ही ना हो, अपने आंसू पोंछते हुए और लापरवाही से जवाब देते हुए, हाँ, कुछ ही दिनों में मिल जाना चाहिए। ये जवाब सुनकर बाइमो जिंग और बाई क्लैन की लीडर ने एक दूसरे की तरफ देखा। दावत के बाद बाई क्लैन की लीडर ने बाइमो जिंग को बुलाया और एक गुप्त चर्चा शुरू की। क्लैन लीडर, सिचुएशन खराब है। गू यू गांव बर्बाद हो गया, ये बचे हुए लोग बाइगू माउंटेन क्यों आए हैं? इस बात की पूरी संभावना है कि वो इस इलाके को हड़पना चाहते हैं। क्या हमें पहले हमला कर देना चाहिए? बाइमो जिंग चिंतित था। ही। बाई क्लैन की महिला लीडर हल्के से हंस दी। बाइमो जिंग उलझन में था, क्लैन लीडर हंस क्यों रही हैं? महिला क्लैन लीडर ने अपनी ऊँट सिकोड़ ली और समझाया, जल्दबाजी मत करो एल्डर मो जिंग, इस सिचुएशन में फायदा और नुकसान दोनों हैं। अगर हम इसे ठीक से हैंडल करें तो हम अपनी काफी मेहनत बचा सकते हैं। बाइमो जिंग क्लैन लीडर के शब्दों पर गहराई से सोचने लगा। ये सही है। बाई क्लैन का स्पिरिट स्प्रिंग इतने सालों के इस्तेमाल के बाद सूख रहा था। उन्हें जल्द से जल्द एक नया स्पिरिट स्प्रिंग ढूंढना था, और इस बार वो शिकार के बहाने बाइगू माउंटेन पर एक ऐसी ही स्प्रिंग की तलाश में थे। बाई क्लैन का मुख्य ग्रुप अभी अभी पहुंचा था और अभी तक कुछ नहीं ढूंढ पाया था। लेकिन अगर गू यू क्लैन के बचे हुए लोग बाइगू माउंटेन आ रहे थे तो उन्हें जरूर कुछ जानकारी होगी। इससे यह भी निष्कर्ष निकला जा सकता था कि गू यू क्लैन के पास स्पिरिट स्प्रिंग के बारे में जरूर जानकारी थी। बाई क्लैन की लीडर ने बाइमो जिंग का चेहरा बदलते देखा और आगे कहा, लगता है तुम समझ गए। असल में कोई भी बड़ा पहाड़ प्राइमेवल एसेंस का जमाव होता है, और इसलिए वहां एक स्पिरिट स्प्रिंग जरूर होगा। लेकिन स्पिरिट स्प्रिंग की सही लोकेशन ढूंढना आसान नहीं है और इसके लिए बहुत सारी मैन पावर और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। हमारे बाई क्लैन के आसपास फैंग, लियाओ और फैन क्लैन हैं, वो सभी बराबर की ताकत वाले मजबूत क्लैन हैं। अगर हमारे बाई क्लैन के स्पिरिट स्प्रिंग के सूखने की बात बाहर निकल गई तो वो इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे और हमारी कमजोरी पर हमला करेंगे। इसलिए हमने पहले ही तय किया था कि हमें शिकार प्रतियोगिता के बहाने चुपके से स्पिरिट स्प्रिंग की लोकेशन ढूंढनी है। लेकिन ऐसा करने से हम काफी प्रतिबंधित हैं और स्पिरिट स्प्रिंग ढूंढने में और भी ज्यादा मैन पावर और रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे। बाई क्लैन की लीडर चिंताओं से घिरी हुई थी, लेकिन अपनी लाचारी जाहिर नहीं कर सकती थी। बाइमो जिंग ने आगे कहा, तो क्लैन लीडर गू यू क्लैन से स्पिरिट स्प्रिंग के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती हैं? ये सही है। बाई क्लैन की लीडर ने सर हिलाया, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थी। गू यू क्लैन के लीडर और एल्डर से निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन उन 2 नौजवानों के हमारे कब्जे में होने से ये तो खुदा का भेजा हुआ मौका है। बाइमो जिंग ने तेवर चढ़ाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों बेवकूफ नहीं हैं।
वो लड़की साफ तौर पर लोहे जैसी इच्छा शक्ति वाली जिद्दी टाइप्स में से एक है, जबकि वो नौजवान लड़का भले ही कमजोर है, खतरनाक सिचुएशंस में भी बेपरवाह था, हर एनकाउंटर में शांत रहता था। जब हम पहली बार मिले तब भी जब वो हमसे घिरा हुआ था, उसने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। अगर हम चाहते हैं कि वो जानकारी उगल दे तो ये आसान नहीं होगा। बाई क्लैन की लीडर हंसी। अगर उसमें ऐसी शांति ना होती तो वो एक क्लैन का यंग मास्टर कैसे होता? यह दोनों यंग मास्टर्स बहुत ही शानदार हैं, लेकिन अगर वो ना होते तो मुझे उनकी पहचान पर शक होता। बाइमो जिंग ने आगे कहा, इसलिए आपको 2 बार सोचना होगा क्लैन लीडर। अगर हम उनसे जबरदस्ती पूछताछ करेंगे तो शायद वो हमारे सामने ना झुकें। उनके पीछे छोड़े गए निशानों से गु यू क्लैन जल्द ही यहां होगा। ये लोग डेस्परेट टाइप्स के हैं जिनके पास खून के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी जान के। बाई क्लैन की लीडर ने अपना हाथ हिलाया। इसकी चिंता मत करो क्लैन एल्डर, मेरे पास एक प्लान है। ओह, ये बूढ़ा सुनना चाहेगा, बाई क्लैन की लीडर ने धीरे से बताया, जबकि बाइमो जिंग की बूढ़ी आंखें लगातार चमकती जा रही थी। जब बाई क्लैन की लीडर ने अपनी बात खत्म की तो बाइमो जिंग तारीफ किए बिना नहीं रह सका। ये बहुत अच्छा प्लान है। मैंने देखा कि गु यू फैंग झेंग अपने क्लैन से बहुत जुदा हुआ है। वो दावत में अपने क्लैन के लिए 2 बार रोया भी। आखिरकार वो एक नौजवान है। क्लैन लीडर, आपका ये प्लान एक छोटे भालू के सामने शहद रखने या एक छोटे खरगोश के सामने गाजर रखने जैसा है। उसके इस जाल में फंसने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फैंग युआन ने टेंट के पर्दे का एक कोना खोला। रात हो चुकी थी, लेकिन बाई क्लैन का टेम्पररी कैंप रोशनी से जगमगा रहा था। टेंट्स बिल्कुल सही तरह से लगाए गए थे। हर कुछ दूरी पर लोहे के रैक्स और मशाले थी और पूरी रात गु मास्टर ग्रुप्स गश्त लगा रहे थे। यंग मास्टर फैंग झेंग, क्या बात है? फैंग युआन ने जैसे ही पर्दा खोला, दरवाजे पर खड़े 2 गार्ड्स तुरंत उसके पास आ गए। फैंग युआन ने शराब की डकार ली। मैंने दावत में बहुत शराब पी ली, क्या यहाँ कहीं हल्का होने की जगह है? यंग मास्टर, इस तरफ आइए, आप हमारे खास मेहमान हैं। क्लैन लीडर ने आपके लिए एक खास जगह का इंतजाम किया है, 30 कदम से ज्यादा दूर नहीं। एक गार्ड ने तुरंत कहा, मुझे दिशा बता दो, मुझे पेशाब करते वक्त अपने पास कोई पसंद नहीं। फैंग युआन ने माना कर दिया। मेन यंग मास्टर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, लकड़ी का शौचालय ठीक वहां है। गार्ड ने उसकी तरफ इशारा किया, झुका और चला गया। फैंग युआन लकड़ी के शौचालय तक पहुंचा और पेशाब करने के बाद उसने नींद में होने का नाटक किया और उल्टी दिशा में चल पड़ा। वो 20 कदम भी नहीं चला था कि कुछ घश्त लगा रहे गु मास्टर्स आ गए। खास मेहमान, वो गलत दिशा है, आपका टेंट इस तरफ है। ऐसा है क्या? मुझे याद था कि वो वहां था। फैंग युआन ने डाकार ली। खास मेहमान, इस तरफ आइए प्लीज। बाई क्लैन के गु मास्टर्स ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, उनके लहजे में जबरदस्ती थी। फैंग युआन को फिर से टेंट में वापस लाया गया। टेंट में लाइट्स जली हुई थी। टेंट में पूर्वी और पश्चिमी तरफ 2 बिस्तर थे। बाइनिंग बिंग अपने बिस्तर पर बैठी कल्टीवेशन कर रही थी, प्राइमीवल एसेंस का इस्तेमाल करके अपने अपचे को पोषण दे रही थी। फैंग युआन के अंदर आने की आवाज सुनकर उसने अपनी ईंट खोली, अपनी नजर से पूछताछ करते हुए। फैंग युआन ने उसकी तरफ देखा, फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। निंग बिंग, जल्दी सो जाओ, तुम इन कुछ दिनों में थक गई हो। चिंता मत करो, हम कुछ ही दिनों में अपने क्लैंसमैन से मिल जाएंगे। उसके शब्द आखिर में लड़खड़ाए और आखिरकार उसने अपनी इन बैंड कर ली। खर्राटे भरने लगा, साफ था कि वो सो गया था। बाइनिंग बिंग की एड़ी की पुतलियां सिकुड़ गई। वो जानती थी कि फैंग युआन एक्टिंग कर रहा है, जानबूझकर ऐसा कह रहा है ताकि किसी भी सर्वेलेंस टाइप गू वॉर्म्स के खिलाफ सावधानी बरती जा सके। वो पहले पेशाब करने बाहर गया था, लेकिन इतनी जल्दी वापस आ गया जिसका मतलब था कि इलाका सख्ती से सुरक्षित था और उनके लिए अंधेरे में चुपके से भागना नामुमकिन था। वो चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। भले ही वो रैंक 3 पीक स्टेज पर थी, उसके गू वॉर्म्स ऑप्टिमल नहीं थे, जिसके कारण उसकी लड़ाई की ताकत अपर्याप्त थी। जबकि इस कैंप में बाई क्लैन की लीडर रैंक 4 पर थी और 5 से 6 क्लैन एल्डर्स द और बहुत सारे रैंक 2 गू मास्टर्स थे। किसी और की थाली का मांस बनना, यही वर्तमान सिचुएशन थी। भले ही बाई क्लैन एक राइचस फैक्शन था, लोग दौलत के लिए मरते हैं और पंछी दाने के लिए, एक बार जब फायदा खतरे से बढ़ जाता तो वो जरूर चुपके से कत्ल कर देते। बाइनिंग बिंग जानती थी कि फैंग युआन के पास जो गू वॉर्म्स द वो सभी बेहद दुर्लभ थे। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस, ब्लड स्कल गू एक बार एक्सपोज हो गए तो बाई क्लैन के गू मास्टर्स का लालच जरूर बढ़ जाता।
उन्होंने अभी तक एक्शन इसलिए नहीं लिया था क्योंकि फैंग युआन ने अस्तित्वहीन गु यू क्लैंसमैन की धमकी का इस्तेमाल करके उन्हें अस्थायी रूप से झूठ बोल दिया था। कुछ दिनों बाद जब उन्हें गु यू क्लैंसमैन आते हुए नहीं दिखेंगे तो उन्हें शक होगा। तब तक फैंग युआन और वो एक सख्त मुश्किल में होंगे। वे इस परेशानी से कैसे निकलूं? बाइनिंग बिंग ने तेवर चढ़ाए, फैंग युआन को घूरते हुए। फैंग युआन पहले ही घूम चुका था, उसकी पीठ उसकी तरफ थी और उसकी आरामदायक सांसों की आवाज से लग रहा था कि वो सच में सो गया है। तुम तो बड़े आराम से हो, बाइनिंग बिंग ने नाक सिकोड़ी, अपने दिल में बेचैनी और लाचारी महसूस करते हुए। अगला दिन एक चमकदार धूप वाला दिन था। 3 जोरदार ढोल की आवाजें हुई जो बाई क्लैन लीडर के क्लैंसमैन को बुलाने का संकेत था। हमारी बाई क्लैन की सालाना शिकार प्रतियोगिता आज से शुरू होती है और अगले 7 दिनों तक चलेगी। ये वक्त है तुम्हारे लिए अपनी ताकत दिखाने का। हमारे नियमों के अनुसार जो लोग अच्छी रैंकिंग हासिल करेंगे उन्हें भारी इनाम दिया जाएगा। ए फ्लैट, अपनी सारी हिम्मत और ताकत दिखाने के लिए आजाद हो। बाई क्लैन की लीडर ने अपना हाथ हिलाया और गांव के दरवाजे खुल गए। गू मास्टर्स प्रतियोगिता शुरू करने के लिए यूटीएसयू के बेसब्री से बाहर दौड़ रहे थे। जल्दी ही वो अपनी अपनी जगहों से जंगल में दाखिल हो गए, जे गाला की गहराइयों में गायब हो गए। भीड़ से भरा कैंप अब ज्यादा खुला और खाली हो चुका था। जूनियर फैंग झेंग, कल रात अच्छी नींद आई? बाई क्लैन की लीडर ने घूमकर फैंग युआन से मुस्कुराते हुए पूछा। फैंग युआन ने अपनी मुट्ठी जोड़ी, मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद क्लैन लीडर। कल रात मेन लेते हाई सो गया था और जब उठा तो सुबह हो चुकी थी। हा, बाई क्लैन की लीडर मुस्कुराई, फैंग युआन के कंधों पर थपथपाते हुए, एक दयालु और स्नेहपूर्ण एहसास देते हुए। क्या जूनियर हमारे क्लैन की शिकार प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है? चलो देखते हैं गु यू क्लैंसमैन की वीरता। फैंग युआन ने एक मुश्किल एक्सप्रेशन दिखाया, माना करते हुए, मुझे शर्म आती है। जूनियर कुछ समय पहले भारी रूप से घायल हो गया था और मेरी कल्टीवेशन रैंक 3 से गिर गई। शुक्र है कि मुझे क्लैन ने बचा लिया, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ रैंक 1 मिडिल स्टेज की कल्टीवेशन है। फैंग युआन के बताए बिना भी उसकी रैंक 1 की ऑरा साफ दिख रही थी। चिंता मत करो जूनियर, हमारे क्लैन के खास मेहमान होने के नाते तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा जाएगा। ये कैसा रहेगा अगर जूनियर एक एडल्ट काले भालू का शिकार कर ले, तो यह ग्रीन कॉपर रेलिक गू आपका इनाम होगा। बाई क्लैन की लीडर ने ताली बजाई और उसके पास खड़े एक गू मास्टर ने अपनी हथेली खोली, जिसमें से एक उंगली के साइज का गोल गोला जैसा गू उभरा। फैंग युआन ने अपने दिल में ठंडी हंसी लेकिन एक गंभीर चेहरा दिखाया, तो फिर ये जूनियर आपके इस न्योते को स्वीकार करता है। चैप्टर एंड।